Hello everyone, this is बी आर गोदारा। मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में जो इंटरव्यू हुए थे उसमें पहली रैंक हासिल की है। मैंने अपने मॉक इंटरव्यूज़ 2 वीडियोज़ में शेयर किए हैं। इस वीडियो में मैं मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो एक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, मेरा इंटरव्यू 30 जून 2025 को हुआ था, तो उसी के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूँगा। सबसे पहले मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था वो संगीता आर्या मैम का बोर्ड था, साथ में 2 अदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई, मैं अंदर गया, मैंने उनको नमस्कार किया और उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। उसके बाद शुरुआत आर्या मैम से हुई। उन्होंने मेरी एकेडमिक्स के बारे में पूछा, बात की कि आपने 10th कब की, कहाँ से की, 12th कहाँ से की, कब की, कितने परसेंटेज थे। फिर उन्होंने कहा आपने बैचलर्स कब की, मैंने कहा मैंने बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। और उसके बाद उन्होंने मास्टर्स कहाँ से की, ये सब पूछा। आपने नेट जेआरएफ किया है, अच्छा आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी रखते हैं। फिर उन्होंने सब्जेक्ट क्या प्रिपेयर करके आए हैं उसके बारे में मुझसे पूछा कि कहा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। मैंने कहा कि मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स और थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ के आया हूँ। फिर उन्होंने कहा क्वांटम नहीं पढ़ के आए हैं। मैंने कहा मैम पढ़ के तो मैं आया हूँ, इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी में 2 सब्जेक्ट की करके आया। तो उन्होंने कहा न्यूक्लियर पढ़ के आए हैं। मैंने कहा जी मैम मैं न्यूक्लियर भी पढ़ के आया हूँ। तो कहा ठीक है, आप और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, तो कोई और एग्जाम भी क्लियर किया है जो आपने इसमें नहीं लिखा है। तो मैंने कहा कि हाँ मैम मैंने गेट 2016 क्लियर किया था, 91 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी रैंक थी, फिर आपने रिसर्च वगैरह के लिए क्यों ट्राई नहीं किया। तो मैंने कहा सर मेरी इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि मैंने जॉब को प्रेफर किया। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट मेरा टीचिंग टॉपिक की बात आती है। तो मैंने कहा सर मैं होल इफेक्ट तैयार करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए फिर पढ़ाइए होल इफेक्ट। तो मैंने होल इफेक्ट फिर पढ़ाना शुरू किया। तो ये जो मेरा होल इफेक्ट का जो था टीचिंग का, वो मेरा 10 से 12 मिनट चला, मतलब काफ़ी अच्छा। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी बीच में नहीं टोका। मैंने पूरा डेरिवेशन किया होल इफेक्ट का, डायग्राम बना के अच्छे से उसको समझाया। जो फाइनल जो डेरिवेशन होता है होल कोफिशिएंट का वो निकाला मैंने। फिर उनको बताया कि यहाँ से हम इसकी ये एप्लीकेशंस है, और उन एप्लीकेशंस के साथ में मैंने एंड किया कि ये होल सेंसर्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग का काम भी आ सकते हैं। अगर माइन्यूट सी करंट भी वैरी है तो उसको भी ये मेजर कर सकते हैं। चार्ज कंसंट्रेशन का पता कर सकते हैं, किस टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं उसका पता कर सकते हैं। तो ये सब कह के मैंने इसको ख़त्म किया। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा कि होल इफेक्ट की आप लिमिटेशंस बताइए। तो लिमिट्स ऑफ होल इफेक्ट उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बता दिया कि क्या लिमिटेशंस है होल इफेक्ट की। मैंने कहा कि अगर किसी सैंपल की मोबिलिटी, चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी बहुत कम हो तो उसको मेजर करना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये होल इफेक्ट एसी के साथ भी पॉसिबल है। तो मैंने कहा जी हाँ सर, हम या तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरिंग ले सकते हैं अल्टरनेटिवली, या फिर करंट को अल्टरनेटिवली वेरिंग ले सकते हैं। उस केस में हमें जो होल वोल्टेज मिलता है वो भी अल्टरनेटिंग मिलता है। और कई के एक्सपेरिमेंट्स में दोनों जो हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों ही वेरिंग लिए जा सकते हैं। तो इस केस में हमें जो होल इफेक्ट मिलेगा वो भी एक एसी टाइप का होगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये एसी को यूज करने का एडवांटेज क्या है। तो एसी को यूज करने का एडवांटेज ये है कि जब हम एसी यूज करेंगे तो हमारे पास जो होल वोल्टेज मिलेगा वो भी एसी टाइप का मिलेगा। तो उसका हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं लोक इन एम्पलीफायर से। तो फिर अगर किसी सैंपल की मोबिलिटी कम भी है तो उससे जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम एम्पलीफाई करके उसकी स्टडी कर सकते हैं।
फिर उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, ये क्वांटम होल इफ़ेक्ट भी कुछ होता है क्या? मैंने कहा जी हाँ सर, जो ये क्वांटम जो होल इफ़ेक्ट है, वो होल इफ़ेक्ट का 2D वर्ज़न है कि ये जो 2D इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये क्या होता है 2D सिस्टम? तो मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कंस्ट्रेंट किया जाता है एक सरफेस पे मूव करने के लिए, ये 2D सिस्टम है। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा ने अच्छा इसमें आप कह रहे हैं कि क्वांटम होल इफ़ेक्ट, तो क्वांटाइज़ क्या रहता है इसमें? व्हाट इज़ क्वांटाइज़्ड? तो मैंने कहा कि सर जो होल रेजिस्टेंस होता है RH, वो इसमें क्वांटाइज़ रहता है। ये h स्क्वायर अपॉन Ne टाइप का होता है। तो ये जो h स्क्वायर अपॉन E है, इसके रूप में ये क्वांटाइज़ रहता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा क्या और भी टाइप होते हैं क्या इसके? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो मैंने कहा जी हाँ सर, ये जो क्वांटम होल इफ़ेक्ट है वो 2 टाइप का होता है, इंटीजर क्वांटम होल इफ़ेक्ट और फ्रैक्शनल क्वांटम होल इफ़ेक्ट। तो इंटीजर जो क्वांटम होल इफ़ेक्ट है उसमें ये जो n है वो इंटीजर टाइप का होता है और फ्रैक्शनल में ये फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसको किसने खोजा था? तो मैंने कहा सर क्लिट्ज़िंग नामक एक साइंटिस्ट था और उसको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हॉल को नहीं मिला, एडविन हॉल को तो नहीं मिला, बट इसके क्वांटम वर्ज़न को ज़रूर मिला था। उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा और भी कोई कंडीशंस है क्या कि ये जो कह रहे हैं आप क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट है ये प्रदर्शित हो? मैंने कहा हाँ सर, जो हम 2D इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले रहे हैं, वो जो है वो उसके लिए हाई मैग्नेटिक फील्ड उस पे अप्लाई होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो उसका लो होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे होल इफ़ेक्ट के टीचिंग टॉपिक के पूछे, लगभग 10 से 12 या कहेंगे 13-14 मिनट भी कहूँगा मैं एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना लगा। बाकी काफ़ी लंबा ये मेरा चला टॉपिक, जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया था उसी पे मुझसे क्वेश्चन पूछे। फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठ जाएँ और आते-आते आप, जब मैं बोर्ड साफ कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आते-आते आप, एक पर्सनैलिटी है जैनेंद्र जैन, क्या आप उनको जानते हैं? उनके बारे में बताइए। तो मैंने पढ़ा तो था बट उस टाइम मैं भूल गया था, इनको एक प्राइज़ मिला था, वर्ल्ड प्राइज़, बट मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था। 2025 का इन्हें वर्ल्ड प्राइज़ मिला था, इनका जो संबंध है वो राजस्थान से भी है। तो क्योंकि उस टाइम मुझे ये प्राइज़ का नाम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको बताया कि जी सर ये फिज़िसिस्ट हैं, कंडेंस मैटर में इनका वर्क है थ्योरेटिकल, और इनको अभी हाल ही में एक 2025 में एक प्राइज़ मिला है, बट मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा आप इसके बारे में पढ़ना, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा जी सर मैं इसके बारे में जाते ही पढ़ूँगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा अच्छा चलिए आपको मैं 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछूँ या फिर 1 टफ क्वेश्चन पूछूँ? तो मैंने कहा सर आप 1 टफ क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है उसके बारे में बताइए। तो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कुछ पढ़ा हुआ तो था मैंने, बट एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता था। तो उसके लिए मैंने कहा कि सर ह्यूमिडिटी जो है वो एयर में वाटर वेपर की प्रेज़ेंस को मेज़र करता है और ये हम एक फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पर एक स्टैंडर्ड से तुलना करके हम निकालते हैं, बट वो एग्ज़ैक्ट स्टैंडर्ड क्या है, ये मुझे अभी याद नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आपको याद होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो मैंने कहा सर ज़रूर मैं इसके बारे में पढ़ूँगा, मैंने पढ़ा तो है बट अभी एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए ये जो पंखा लगा हुआ है छत पे, ये कैसे वर्क कर रहा है? तो मैंने कहा सर इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उससे मोटर घूम रही है और पंखे पर टॉर्क लग रहा है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये टॉर्क लग कैसे रहा है? इसको ये एक्सटर्नल फ़ोर्स कहाँ से मिला? तो मैंने कहा सर ये है तो एक्सटर्नल फ़ोर्स ही, क्योंकि इंटरनल फ़ोर्सेस तो जो होते हैं किसी बॉडी के अंदर अलग-अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, वो एक्शन रिएक्शन से कैंसल हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा ये यहाँ कैंसल कैसे नहीं हुआ? यहाँ इफ़ेक्टिव कैसे रह गया ये फ़ोर्स जिससे इसको टॉर्क मिला? तो मैंने कहा कि सर एक्शन रिएक्शन फ़ोर्स कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगते हैं, ये अलग-अलग बॉडीज़ पे लगते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं इसको सही से बताओ, अच्छा इस पंखे में और हेलीकॉप्टर के पंखे में क्या फ़र्क है? तो मैंने कहा सर ये पंखा छत पर जो दूसरे साइड से इसको क्लैंप कर रखा है, इसलिए इसे इफ़ेक्टिव टॉर्क मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सही है।
फिर उन्होंने पूछा, अच्छा चलो आपने हारमोनियम बजाया है कभी? मैंने कहा सर बजाया तो नहीं है। तो अच्छा देखा तो होगा? तो मैंने कहा सर जी देखा ज़रूर है। तो उन्होंने कहा कि कुछ उसमें ऐसे बटन होते हैं जिसमें सा, रे, गा, मा ऐसे 7 सुर लगे होते हैं। उसके साथ आगे और कुछ लगे होते हैं, वो भी सा, रे, गा, मा, पा होते हैं। तो ये ऐसे कैसे अलग-अलग कैसे हैं? तो मैंने कहा सर ये हार्मोनिक्स होती हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है अलग-अलग वाइब्रेशंस की वो कुछ सिंपल रेशियो के रूप में होती है। बट वो जो एक्चुअल रेशियो है वो सर मुझे नहीं पता अभी। बाकी ये हार्मोनिक्स होती हैं सर। अच्छा उन्होंने कहा कभी आपने सोचा नहीं इसके बारे में? मैंने कहा सर पढ़ा तो है बट अभी जो इनका रेशियो है वो मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर ये पहले एक्सपर्ट के क्वेश्चन थे कुछ रैंडम टाइप के। अब मुझे सब्जेक्ट से जो मैंने बताए चारों उससे कुछ भी नहीं पूछे गए क्योंकि उन्होंने जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो उन्होंने थोड़ा उसको कि ठीक है इनका टीचिंग तो ठीक है अब इनको थोड़ा-सा उल्टा-पुल्टा घुमाते हैं। तो वो कह के उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे। फिर सेकंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझसे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा। उन्होंने यही कहा कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन वेवलेंथ टू ए स्टूडेंट? तो मैंने उनको सिंपल बता दिया कि सर मैं एक डेमोंस्ट्रेशन करूँगा कि एक जो है वो रस्सी लूँगा और उसको एक साइड से क्लैंप कर दूँगा, दूसरे साइड से मैं उसमें वर्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट दूँगा तो मुझे सर ट्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे। तो जो 2 कंटीन्यूअस जो क्रस्ट होंगे या 2 कंटीन्यूअस ट्रफ होंगे, उनके बीच के जो डिस्टेंस है मैं उनको कहूँगा कि वो वेवलेंथ है। तो उन्होंने कहा अच्छा केवल 2 क्रस्ट के बीच में या 2 ट्रफ के बीच में इन्हीं के बीच में क्या वेवलेंथ होता है क्या? मैंने कहा नहीं सर जनरल डेफिनिशन तो यही है कि कोई भी मैं 2 पॉइंट्स लूँ जैसे पहला पॉइंट है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से और उसकी कुछ फेज होगी। तो जैसे मैं आगे बढ़ूँगा मुझे ऐसा पॉइंट सेम मिलना चाहिए जिसका फेज भी सेम हो और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो। तो इन दोनों जो क्रम से जो पॉइंट आ रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस को मैं वेवलेंथ कह दूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा इनको भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स कहते हैं क्या? मैंने कहा सर ये जो मैक्सिमा वाले हैं इनको तो हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और बाकी ये तो सिंपल पॉइंट्स इसमें होते हैं और जो ज़ीरो वाले पॉइंट्स हैं उनको नोड्स बोलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने संगीता मैडम को कहा कि मैडम आप पूछें। तो फिर संगीता आर्या मैडम ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बीकानेर से हैं, बीकानेर में कोई कैनल सिस्टम भी है? मैंने कहा जी मैम इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम है। अच्छा, तो इसमें कुछ एक लिफ्ट कैनल भी होती है, वो क्या होती है? कुछ स्पेशल होती है क्या? तो मैंने कहा जी मैम जनरली जो वाटर का फ्लो होता है वो हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड होता है ग्रेविटी की वजह से। बट कई एरिया ऐसे होते हैं जिनकी जो एल्टीट्यूड है वो हाई होता है जनरली। तो ऐसे एरिया में अगर हमें इरिगेशन करना है तो वाटर को हमें ऊपर पहुंचाना होगा यानी कि हमें वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो उसके लिए हम जो है वो कुछ बड़े पंप वगैरह मोटर वगैरह यूज करते हैं उसको एक ऊंचाई पर स्टोर करते हैं फिर वहां से उसको उस एरिया में भेजा जाता है। तो ये लिफ्ट कैनाल होती हैं। तो उन्होंने कहा कितनी लिफ्ट कैनाल है तो मैंने जो सारी लिफ्ट कैनाल है उनके नाम बताए और वो मुझे याद थे तो मैंने बता दिए। फिर उन्होंने पूछा अच्छा आप अभी टीचर हैं तो कहाँ पर पोस्टेड हैं आप? मैंने उनको कहा कि जी मैम मैं बरसिंह सर बीकानेर में पोस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा बरसिंह सर में तो एक फेमस है कुछ। तो मैंने कहा जी मैम बरसिंह सर में थर्मल पावर स्टेशन है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का। तो उन्होंने वहीं से पूछा अच्छा कितने इसमें यूनिट्स हैं? मैंने कहा 2 यूनिट्स हैं 125 मेगावाट की। अच्छा उन्होंने कहा ठीक है। तो आप ये बताएं कि ये जो लिग्नाइट आपने बोला एक कोल होता है तो क्या कोल और लिग्नाइट सेम ही है? मैंने कहा जी मैम ये जो कोल के ही 4 टाइप होते हैं पीट लिग्नाइट बिटुमिन्स एंड एंथ्रेसाइट जो जो उसमें परसेंटेज कार्बन की परसेंटेज के आधार पे इनको अलग-अलग डिवाइड किया जाता है। मैंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन-सा होता है? तो मैंने कहा एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है। तो कहा ठीक है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा सूरतगढ़ में भी ऐसा कोई स्टेशन है क्या? मैंने कहा जी मैम सूरतगढ़ में भी थर्मल स्टेशन है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो कितनी यूनिट्स है इसकी? तो मैंने कहा मैम 6 यूनिट्स हैं। उस टाइम मुझे 6 याद आ रही थी। शायद 6 ही होंगी। तो मैंने कहा 6 यूनिट्स हैं। अच्छा ठीक है। इसका टोटल पावर कितना है?
मैंने कहा मैडम टोटल पावर मैंने जब जीके की तैयारी करी थी तब तो पढ़ा था, मुझे याद था, बट अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने बीकानेर तैयार किया था जीके के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं आपको पता होना चाहिए राजस्थान का सबसे बड़ा ये पावर स्टेशन है। तो मैंने कहा जी मैम मैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ूँगा। अच्छा, लिफ्ट कैनाल के टाइम पे उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या आपने लिफ्ट कैनाल देखी है? तो मैंने कहा मैम मैंने लिफ्ट कैनाल नहीं देखी है। तो उन्होंने कहा नहीं आपके तो पास ही है, आपको देखना चाहिए। मैंने कहा जी मैम मैं ज़रूर देखूँगा अब। कहा ठीक है। फिर उन्होंने छबड़ा के बारे में पूछा, तो छबड़ा के बारे में मुझे उस टाइम कुछ याद नहीं था, तो मैंने मैम को मना किया कि मैम मुझे अभी इसके बारे में याद नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं और फ़िज़िक्स के टीचर भी हैं, तो आप डायमंड के बारे में कुछ बताइए। तो फ़िज़िक्स के हिसाब से तो मैंने बता दिया कि डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रोप होता है और इसमें डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। काफ़ी बीच का जो इसका एरिया है वो वॉइड होता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 34% होता है और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें। यही सब बातें मैंने बताई और ये मतलब वॉइड तो होता है बट ये काफ़ी कठोर होता है, तो इसलिए इसको काँच या ऐसी कुछ वस्तुओं को काटने में किया जाता है। तो उन्होंने कहा ये सबसे कि ये टफ़ होता है क्या? मैंने कहा सबसे टफ़ तो नहीं होता बट टफ़ होता है मैडम। तो उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो वहीं मैंने उनको थैंक यू बोला और मैं वहाँ से चला गया। तो यही था मेरे इंटरव्यू के बारे में सारी बातें। वैसे ये मेरा 3rd इंटरव्यू था, 3rd अटेम्प्ट कंसेक्यूटिव और 3rd ही इंटरव्यू। तो पहले 2 इंटरव्यू में मुझे कुछ ख़ास अंक नहीं मिले थे बट इसमें मुझे लगता है कि मुझे 15 प्लस मार्क्स ज़रूर मिले। तो और ही ऐसे वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आगे के किसी वीडियो में मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, तो आप बने रहें साथ में। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।